जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया, एकदम मस्त। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में हम लोग जो इस समय वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो है भारत की वनस्पतियों के बारे में देख रहे हैं। ठीक है कि जो भारत में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में हम लोग मुख्य रूप से देख रहे हैं। तो भारत में हम भारत के भूगोल में हम लोग कई सारे टॉपिक देख चुके हैं। भारत की स्थिति एवं विस्तार हो गया, ठीक। इसके बाद द्वीपों के बारे में देखें, चट्टानों के बारे में देखें, हिमालय पर्वत उसके सभी विशेषताओं के बारे में, फिर ट्रांस हिमालय, लघु शिवालिक, ठीक है, और वृहद हिमालय, ये सब के बारे में देखें। पूर्वोत्तर, फिर इसके बाद हम लोग देखें पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियाँ उसको भी देखें। फिर इसके बाद हम लोग नदियों वाला टॉपिक शुरू किया। नदियों को भी पर्वतीय नदियाँ जितनी थी और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, ये सभी देखें। इसके बाद हम लोग शुरू किए हैं, जब ये खत्म हुआ तो मैदानों को देखें। मैदानों के बाद हम लोग मानसून देखें, झील उल सब देख चुके हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग जलवायु देखें, जलवायु या मानसून के बारे में देखें। फिर इसके बाद हम लोग मृदा के बारे में। अब जो चल रहा है वो है वनस्पतियों के बारे में, ठीक। तो वनस्पतियों में लगभग 2 वीडियो हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग उनको देखिएगा। उसमें ये बताया गया था कि वनस्पति क्या है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है, इसके बारे में बताया गया था, तथा प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात की गई थी। जैसे उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कारक था तापमान, फिर एक वर्षा था, मृदा थी, और सूर्य का प्रकाश और धरातलीय स्वरूप, ये सभी कारक थे जो प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग ये देखे थे कि भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, 5 प्रकार में विभाजित किया गया है। एक सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, ज्वारीय वन और कटीली झाड़ियों के बारे में, ठीक है। जिसे जो शुष्क एकदम क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वाले नीचे वाले भाग पंजाब के क्षेत्र में, और ये वाले थोड़ा बहुत गुजरात के, और ये पूरा विदर्भ वाले क्षेत्र में वहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब बात बताया गया था। और फिर इसमें से हम लोग फिर एक एक टॉपिक करके उठाए थे, जिसमें सदाबहार वन के बारे में देखे थे, और फिर इसके बाद पर्णपाती वन के बारे में देखे थे, ठीक है। तो उसको अलग अलग वीडियो में देखा गया, तो उसको देख लीजिएगा। जैसे सदाबहार वन में ये बताया गया कि जो ऐसे वन जिसमें जो सदा हरे भरे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास नमी ज़्यादा है, वर्षा होती है अत्यधिक, इनके पास नमी है, जल है, जिस कारण से वो पत्ते नहीं गिराते, सदैव हरे भरे रहते हैं, उसे सदाबहार वन। अर्ध सदाबहार वन के बारे में भी देखे थे। फिर इसके बाद पर्णपाती वन देखें जो पत्ते गिराते हैं। पर्णपाती वन में भी आर्द्र पर्णपाती वन तथा शुष्क पर्णपाती वन, मुख्य रूप से वर्षा का अंतर है ना, तो वर्षा के अंतर के कारण ही विभाजित किया गया था, ठीक। तो आज हम उसी से आगे चलते हैं, शुष्क वनस्पतियां, ठीक है। शुष्क वनस्पतियां देखते हैं, यहाँ पास पाया जाता है, इस वाले क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र पर मुख्य रूप से पाया जाता है। तो आइए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले वाले वीडियो देख लेंगे, ठीक है, पहले वाले देख लीजिएगा। फिर इसको ऐसा नहीं कि इसको शुरू करेंगे तो समझ में नहीं आएगा तो वही है, वनस्पतियों में ऐसा क्या है जो नहीं समझने वाला टॉपिक है। तो आप लिखिए क्या, कटीली झाड़ी या शुष्क वनस्पति, ठीक है। जो हमारा तीसरा है, 2 देख चुके हैं पहले ही, ठीक है। शुष्क वनस्पति या कटीली झाड़ियाँ, ठीक है, कटीली झाड़ियाँ। तो हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं, ये बात कर चुके हैं कि जहाँ पास 250 सेंटीमीटर से अत्यधिक वर्षा होगी, ज़्यादा वर्षा होगी, तो वहाँ सदाबहार वन पाए जाएंगे। जहाँ 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होगी, वहाँ अर्ध सदाबहार वन पाए जाएंगे। और जहाँ पास 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होगी, वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। जहाँ 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य जहाँ वर्षा होगी, वह शुष्क पर्णपाती वन कहलाएंगे, ठीक है। ये देख लिए हैं। तो अब ये बताइए, 70 सेंटीमीटर तक हो गया है, तो अब इसमें क्या होगा, जो 70 सेंटीमीटर से कम होगा, ठीक। चलिए, तो इसमें क्या लिखेंगे, जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है,
वहाँ क्या होगा, वहाँ ये कटीली झाड़ियाँ व शुष्क वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, शुष्क वनस्पति, ठीक, शुष्क वनस्पति या कटीली झाड़ियाँ। झाड़ियाँ, ठीक है। तो जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, देखिए उससे पहले 70 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा होगी तो वो पर्णपाती वन में शामिल, 70 से 100 सेंटीमीटर, और 100 से 200 सेंटीमीटर होगा तब भी वो आर्द्र पर्णपाती वन में सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वहाँ पास शुष्क वनस्पतियाँ पाई जाती है, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है हम लोग देखेंगे, वर्षा की कमी के कारण क्यों परिवर्तन हो रहा है। वर्षा हम लोग देख ही चुके हैं, मानसून में देखे हैं कि वर्षा कहाँ कहाँ ज़्यादा हो रही, कहाँ कहाँ कम, ये सब तो हो ही चुका है, इसको बताने की जरूरत है नहीं। ठीक, जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा यही वाले क्षेत्र में होती है, राजस्थान वाले के, हरियाणा के दक्षिण वाले भाग में, ठीक है, पंजाब के क्षेत्र में थोड़ा बहुत ये वाले क्षेत्र में। और ये हो गया, क्या हो गया, वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब जहाँ पास वर्षा नहीं होती। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश ऐसे नहीं है, मुख्य रूप से वो अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में है, मतलब है यहीं पास, लेकिन ऐसे पाया जाता है। ठीक है, तो लगभग इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में देखते हैं, ये कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पास ये वृष्टि छाया प्रदेश, यहाँ वर्षा कम होती है। तो इस वाले क्षेत्र में और यहाँ वाले, इसको किस रूप में दिखा दें, ऐसे दिखा दें। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी शुष्क वनस्पतियां ही पाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाले क्षेत्र में और ये वाले क्षेत्र में लगभग, और यहाँ पास भी पूरा क्षेत्र वही है, शुष्क वनस्पति वाला। ठीक, ये सब तो आपको बताया गया, ये सब क्या है, ये सब अभी ये वाली बात नहीं की पर्वतीय वन की, लेकिन इसके बारे में सब बात कर चुके हैं। ठीक है, सदाबहार वन वहाँ पा जाते। ठीक, तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र क्या है, जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जब 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो इस क्षेत्र में क्या होगा, वनस्पतियां कौन सी पाई जाएंगी, शुष्क वनस्पतियां, कटीली झाड़ियां पाई जाएंगी। अभी हम लोग बात करते हैं ये ऐसा क्यों हो जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके बारे में देखते हैं, फिर देखते हैं कि ये झाड़ियां ऐसे हो क्यों गई। तो ये वाला क्षेत्र तो क्या हो गया, पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से इसी क्षेत्र में पाया जाता है, मुख्य रूप से यहाँ। ठीक है, वनस्पतियाँ, ये वनस्पतियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाएंगी, पश्चिमोत्तर भारत में। ठीक है, मतलब इस वाले क्षेत्र में आप लिखिए, जैसे हरियाणा वाले, दक्षिण हरियाणा हो गया। ठीक है, पंजाब का निचला वाला भाग, राजस्थान, ठीक है, थोड़ा बहुत ये नीचे मध्य प्रदेश आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश है, यहाँ पास कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तो इस वाले क्षेत्र में लगभग पाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला पूरा क्षेत्र क्या, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लगभग इसी प्रकार की वनस्पति है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की वनस्पतियां देखी जाती है। ठीक ठीक है, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो कौन सी वनस्पतियां पाई जाएगी, शुष्क एवं कटीली झाड़ियां पाई जाएंगी। ठीक है, ठीक, तो इतना लिख लिए, आगे चलें। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि, देखिए अभी देख लेते हैं, इसको रफ करें फिर देखते हैं, थोड़ा वनस्पतियां देख लें कौन कौन सी पाई जाती हैं, फिर इसके बाद तीसरा बिंदु इसमें लिखिए, इसमें जैसे बबूल का पेड़ आता है। ठीक है,
बबूल हो गया, बेर हो गया, ठीक है, खजूर, खेजड़ा, खेजड़ी जिसे कहते हैं, खैर, ठीक, नागफनी। इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती है, ये जो नागफनी उपनी इनकी जड़ें बहुत मजबूत है, मतलब ऊंचाई कम है, मतलब ये तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पेड़ पौधे हैं 3 मीटर की ऊंचाई पर ही रहते हैं, ठीक है, 3 मीटर, मतलब नागफनी हो गया, ये 3 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा नहीं है। तो आप ये बताइए, इनकी ये कम है, इनकी ऊंचाई कम है, लेकिन क्या है, लेकिन इनकी जड़ें बहुत मजबूत है, ठीक है। नागफनी हो गया, खजूर का यूफोरबिया, यूफोरबिया, अकासिया, कैक्टस, ये सभी इसी में आते हैं, आप इत्यादि कर लीजिए, कैक्टस इत्यादि, ठीक है। तो मतलब और भी हो सकते हैं, तो इसमें बबूल, बेर, खजूर, खेजड़ा, खैर, नागफनी, यूफोरबिया, कासिया, कैक्टस, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। इनकी जो अधिकतम ऊंचाई आप मान लीजिए कि लगभग इनकी ऊंचाई लगभग इनकी जो ऊंचाई है 3 मीटर से ऊंचाई ज़्यादा नहीं रहते। देख आप यहाँ देखें ना, सदाबहार में 60 मीटर की ऊंचाई तक है, ठीक है, 3 मीटर तक, ठीक, ठीक है, लगभग इनकी ऊंचाई 3 मीटर तक। तो 60, यहाँ तो 60 मीटर है, तो बड़ी बात है। यहाँ पास जब उतनी जल ही नहीं है तो विकसित ही उतना नहीं हो पाएगा, ठीक ठीक। तो इसमें बबूल, बेर, खजूर, खेजड़ी, खैर, नागफनी, यूफोरबिया, अकासिया, कैक्टस, ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। लगभग इनकी ऊंचाई 3 मीटर तक होती है, ठीक है। अत्यधिक शुष्क होने के कारण ऐसा है, इनकी जड़ें अत्यधिक मजबूत है, ठीक है, मतलब फैली रहती है, जड़ें नीचे तक कई दूरी तक फैली रहती हैं, ठीक है, और बहुत मजबूत होता है। अगर आप इसे उखाड़ने का प्रयास करेंगे तो ऐसे उखड़ेगा नहीं, ठीक है, इसकी जड़ बहुत दूर तक रहती है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें बबूल, बेर, खजूर, खेजड़ी, ठीक है, नागफनी, यूफोरबिया, अकासिया, कैक्टस, इतना लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए, ये कटीली झाड़ियां कांटे के रूप में क्यों रहते हैं, इसको देखते हैं, रफ कर दें, ठीक। तो ये कांटे के रूप में क्यों होते हैं, झाड़ियों के रूप में क्यों होते हैं, ठीक है। ये कटीली झाड़ियों के रूप में क्यों, ठीक है। तो देखिए, कटीली झाड़ियों के रूप में इसलिए, आप बताइए, सदाबहार वन में क्या है, पत्ते सदा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। क्यों रहते हैं हरे भरे हमेशा, मतलब पत्तियां नहीं गिराते, हमेशा हरे भरे रहते हैं। कारण ये है कि वहाँ पास नमी अत्यधिक है, वर्षा बहुत ज़्यादा हुई, जल है, भूमिगत जल है, तो जड़ें द्वारा भूमिगत जो जल है उसको अपने ऊपर ले जाता है, मतलब फ्लोएम, ठीक है, ये सभी के कारण होता है, ठीक है। मतलब जड़ों के द्वारा ऊपर पत्तियों तक मतलब नमी आ जाती है, तो इस कारण क्या होता है, वो हरे भरे रहते हैं, ठीक। पर्णपाती वन में क्या होता है, पर्णपाती वन में वर्षा कम हो गया, वर्षा कम हुआ, मतलब ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, मतलब जल की कमी हुई, जल की कमी के कारण क्या हुआ, वे पत्ते गिराते हैं। पत्ते क्यों गिरा देते हैं, कारण ये है कि ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब जल क्या होता है, वाष्पित होता है, तो पेड़ पौधों के पत्तों से भी जल वाष्पित होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जल वाष्पित हो ना हो, ग्रीष्म ऋतु में जल वाष्पित ना हो, इस कारणवश क्या होते हैं, वे जितने भी पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं शुष्क ऋतु में, पर्णपाती वन इसलिए। अब यहाँ पास तो और भी कम वर्षा हो रही, 70 सेंटीमीटर हो रही, ठीक है, 70 सेंटीमीटर से भी कम हो रही, मतलब 25-30, यहाँ तो आप देखेंगे 25-30 सेंटीमीटर, कई कई क्षेत्रों में तो 10 सालों तक वर्षा होती है, मतलब एक वर्ष में 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, 10 सालों तक अगर पहुँचते पहुँचते, अगर आप देखेंगे, इधर देखेंगे मेघालय पठार में जितनी एक दिन में वर्षा होती है, वहाँ पास जितनी एक दिन में यहाँ वर्षा होगी, यहाँ 10 सालों में होती है, तो बड़ी बात तो आई। तो ये कटीली झाड़ियाँ इसलिए है कि ये पत्ते नहीं है, पत्ते इतने दिखाई नहीं है, भी तो बहुत कठोर है, ठीक है, पत्ते मुलायम होंगे नहीं, तो पत्ते नहीं है, ना के बराबर है, तो क्या होते हैं, कटीले कांटे के रूप में उगाते हैं, तो इससे क्या होता है, जल वाष्पित नहीं हो पाता, ठीक है, जिसलिए कम जल में ही वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कटीली झाड़ियों केवल इस रूप में है ताकि जल का वाष्पन ना हो सके, ठीक। अगर पत्तियां हैं तो उनके द्वारा जल का अत्यधिक वाष्पन होगा, और जब पत्तियां नहीं होगा तो
वहाँ जल को वाष्पित नहीं होगा, तो ये अपनी नमी जो भी नमी मतलब है इनके पास, उसको बचा कर रखेंगे। ठीक है, तो ये कटीली झाड़ियों के रूप में क्यों होता है, समझ में आया। ठीक है, इसमें पत्ते क्यों अत्यधिक नहीं होते, कारण यही है कि पत्तों से जल अत्यधिक वाष्पित हो जाता है, और यहाँ पास इतनी जल है नहीं कि वाष्पित कर दे। ठीक है, जहाँ जल है वहाँ तो पत्तियां हमेशा रहती हैं, लेकिन जहाँ जल नहीं है तो वो पत्तियां नहीं धारण करती। कारण ये है कि जल वाष्पित हो जाता है। जब पत्तियां नहीं होंगी तो कम जल वाष्पित होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस कारण से ये अपने आप को कटीले रूप में मतलब परिवर्तित कर लेते हैं। वो जलवायु के अनुसार होता है कि जहाँ पास वर्षा कम हुई वहां पास उस तरह होता जाता है। जैसे पर्णपाती वन, अगर पर्णपाती वन में बहुत ज्यादा वर्षा होने लगे तो वो भी सदाबहार वन हो जाएंगे, क्योंकि अब वहां वर्षा नहीं है, इसलिए वो पत्ते गिराना शुरू करते हैं ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, ताकि अपने आप को जीवित रख सके। ठीक है, नष्ट होने से बचा सके। ठीक, तो ये कटीली झाड़ियों के रूप में क्यों, समझ में आया। ठीक है, तो कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक, आगे चले, चलिए। तो शुष्क वनस्पति इतना ही था। ठीक, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा, इधर में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ज्वारी वन। ठीक है, चौथा लिख लीजिए। हम लोग पर्वतीय वन देखेंगे थोड़ा विस्तार से, और ज्वारी वन, ज्वारी वन या मैंग्रोव वन। ठीक है, मतलब बायोडाइवर्सिटी के अनुसार ये वन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है। ठीक है, जब हम लोग पर्यावरण देखेंगे, पर्यावरण तो आएगा ही ना, अभी आगे आएगा। ठीक है, पर्यावरण आएगा तो एक टॉपिक मैंग्रोव वन पर ही होगा। ठीक है, पूरा मैंग्रोव वन पर मतलब जितना जितना सम्मेलन हो चुके हैं, जितनी समितियां बनी, वो सब के बारे में देखेंगे। यहाँ हम लोग थोड़ा नॉर्मल देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ज्वारी वन या मैंग्रोव वन क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखिए। ये मुख्य रूप से डेल्टा में पाया जाता है, डेल्टा वाले क्षेत्र। जैसे यहाँ नदियां बह रही हैं। ठीक है, यहाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां बह रही, महानदी बह रही। ठीक है, इधर गंगा नदी आती है और ये इधर ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये मुख्य रूप से कहाँ बनाती है, ये उनके डेल्टाई वाले क्षेत्र पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, ज्वारी वन कहाँ पाए जाएंगे, डेल्टाई वाले क्षेत्र पर। ठीक है, तो लिखिए, क्या लिखेंगे कि नदियों के डेल्टा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं, ज्वारी वन कहते हैं। ठीक है, ज्वारी वन या मैंग्रोव वन। ठीक है, नदियों के डेल्टा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को ज्वारी वन कहते हैं। ठीक है, ज्वारी वन क्यों कहते हैं अभी देखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या होगा, डेल्टा वाले क्षेत्र पर ही पाया जाएगा। यहाँ पास देखेंगे इधर ब्रह्मपुत्र आती है, इधर गंगा, तो इस पूरे वाले क्षेत्र में, मतलब ये पश्चिम बंगाल वाले, इधर हम देखें ना कि यहाँ से आकर गंगा नदी दो भागों में डिवाइड होती है, एक नीचे आती है और एक चली जाती है बांग्लादेश में। नीचे जो आती है हुगली नदी, तो उसके क्षेत्र पर, तो यहाँ वाले पूरे क्षेत्र और इस पूरे क्षेत्र पर क्या होते हैं, ये वन पाया जाता है, ज्वारी वन। आप देखेंगे महानदी यहाँ बनाती है उड़ीसा में। ठीक है, यहाँ पास हम देखेंगे आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियां भी अपना मुहाना बनाती है, और यहाँ पास तमिलनाडु में क्या होता है, यहाँ पास बनाती है कावेरी नदी मुहाना। ठीक है, तो इन सभी डेल्टाओं के क्षेत्र पर क्या पाया जाता है, नदियों के डेल्टाओं वाले क्षेत्र पर ज्वारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पाया जाता है, यहाँ भी पाया जाता है गुजरात में, और ये है अंडमान निकोबार, यहाँ भी पाया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं। ठीक, तो नदियों के डेल्टा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को ज्वारी वन कहते हैं। ठीक है, क्यों, अब ये ज्वारी वन क्यों कहा गया, नाम ज्वारी वन इसलिए कहा गया कि ज्वार के कारण पानी अंदर तक, वनों के अंदर तक आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पास वन स्थित है तो ज्वार आया, ज्वार के कारण क्या हुआ, जो जल है वो खारा जल जो समुद्र का वो अंदर चला जाता है, या समुद्री लहरों द्वारा अंदर चला जाता है, तो इस कारण बस इसका नाम ज्वार कह दिया, मतलब ज्वार के अनुसार ज्वारी वन कह दिया गया। ठीक है, ज्वार के कारण खारा जल वनों के अंदर तक
आ जाता है या प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इस कारणवश क्या कहते हैं, ज्वार के कारण आता है। ठीक, ज्वार होता है या समुद्री लहरों द्वारा भी तो आता, समुद्री लहरों। ठीक है, ठीक, समुद्री लहरों या ज्वार के कारण क्या होता है, खारा जल वनों के अंदर तक आ जाता है। मतलब वन यहाँ स्थित है, वन के अंदर तक प्रवेश कर गया। वन के अंदर का मतलब वो अंदर तक नहीं चला गया, मतलब उसके अंदर तक ये हो गया कि क्षेत्रफल के अंदर चला गया। ठीक है, जहां पर वो स्थित है उस क्षेत्रफल पर पानी पहुंच गया। ठीक है, ठीक, या जल पहुंच गया जो समुद्र का खारा जल है। ठीक है, इस कारण से इसे क्या कहा गया, ज्वारी वन। ठीक, मैंग्रोव वन इसलिए कहते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में जो मैंग्रोवा नाम का एक पेड़ है वो बहुत अधिकता होती है, जो डेल्टाई वाले क्षेत्रों में, इस कारण से इसे मैंग्रोव वन कहते हैं। तो ज्वारी वन मुख्य रूप से ज्वार कारण जो ज्वार या समुद्री लहरों द्वारा जो समुद्र का खारा पानी है वो उस क्षेत्रफल पर प्रवेश कर जाता है जहां पास ये वन स्थित है। इस कारण से क्या कहा गया, इसे ज्वारी वन कहा गया। मैंग्रोव वन इसलिए कहा गया क्योंकि मैंग्रोवा नामक एक वनस्पति है। ठीक है, इसी वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जिसके कारणवश इसका नाम, मतलब सबसे ज्यादा पाया जाता है ये, तो इस कारणवश इसका नाम क्या रखा गया, मैंग्रोव वन रख दिया गया। ठीक है, ठीक, तो ये समझ में आया। ठीक, आगे चले ना। ठीक, तो मैंग्रोव वन ज्वारी वन क्यों रखा गया, तो ज्वारी वन तो ज्वार के कारण, मैंग्रोव तो वनस्पति के कारण होता है। ठीक, यहाँ मुख्य रूप से सुंदरी वन, मैंग्रोवा वन, फॉनिक्स हो गया, ठीक है, कैजुरीना, ये सभी वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, और जैव विविधता बहुत ज्यादा रहती है इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, जैव विविधता के महत्व, मतलब इस कारण से महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम लोग पर्यावरण के टॉपिक में इसको देखेंगे। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखिए कि इसमें जैसे मुख्य रूप से जो वनस्पतियां हैं, इसमें मैंग्रोवा वनस्पति जो है, पौधे, पेड़ पौधे, ठीक है, और सुंदरी नामक पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, सुंदरी पेड़। फॉनिक्स हो गया, फॉनिक्स भी यहीं पाया जाता है। ठीक है, फॉनिक्स, कैजुरीना वनस्पति। ठीक है, ये सभी क्या पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, इस वाले ज्वारी वन या मैंग्रोव वन में मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं, मैंग्रोवा, सुंदरी, फॉनिक्स, कैजुरीना वनस्पति। ठीक है, सुंदरी वन के कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। ठीक है, कि ये मतलब सुंदरवन डेल्टा ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मिला हुआ जो डेल्टा बनता है। ठीक है, उसे क्या यहाँ पास सुंदरी नामक पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। ठीक, तो इसमें मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग और देख रहे हैं कि ये जो जहां जहां पाए जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसको देखें पहले। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि ये जो मुख्य रूप से कहीं भी पाया जाता है तो लगभग उत्तरी गोलार्ध में 25 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 25 डिग्री इसी के मध्य पाया जाता है। देखिए यहाँ पाया जा रहा है इस डेल्टा में, तो ये डेल्टा वाला क्षेत्र क्या है, यहाँ से गई है कर्क रेखा, कर्क रेखा यहाँ से गई है 23.5 डिग्री, इसका मतलब 25 डिग्री यहाँ होगा, 25 डिग्री यहाँ, इसका मतलब इसके नीचे ही तो स्थित है ये, यहाँ पास पाया जाता है। ये ज्वारी वन या मैंग्रोव वन यहाँ पाया जाता है, इन डेल्टाओं में पाया जाता है, इसका मतलब ये 25 डिग्री के नीचे यहाँ पाया जाता है, 25 डिग्री के नीचे गुजरात वाले क्षेत्र में पाया जाता है 25 डिग्री के नीचे। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंग्रोव या ज्वारी वन जहां भी पाया जाएगा वो 25 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 25 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य पाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये वन लिखिए, ये वन 25 डिग्री उत्तरी गोलार्ध व 25 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। ठीक, तो ये वन 25 डिग्री उत्तरी गोलार्ध व 25 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य पाए जाते हैं। ये समझ रहे हैं ना, गोलार्ध का मतलब आप समझ रहे होंगे कि विश्व है, मान लेते ये विश्व है, ये 0 डिग्री रेखा गई, तो ये नीचे वाला जो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध। तो इनको 1-1 डिग्री पर रेखाओं पर बांटा गया जिसे अक्षांश कहा गया, और 25 डिग्री अगर यहाँ होगा 25 डिग्री ऊपर, तो भारत क्या है, भारत के मध्य से यहाँ से जाती है कर्क रेखा, इसका मतलब 25 डिग्री इसके ऊपर यहाँ कहीं होगा, और जो वन पाया जाएगा वो सब ये वाले वन। ठीक है, वन का मतलब कौन से वन, ज्वारी एवं मैंग्रोव वन, तो ये वन क्या होगा
25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिण गोलार्ध के मध्य पाया जाता है। मतलब उष्ण, क्या लिखेंगे, उष्ण व उपोष्ण क्षेत्रों में, ठीक है, उपोष्ण, उष्ण व उपोष्ण क्षेत्रों में कोई परेशानी तो नहीं, उष्ण व उपोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। मतलब 25 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ये 25 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 25 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ये उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्र वाला ही है ना। हम लोग देख चुके हैं कि उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्र मुख्य रूप से 23.5 डिग्री तक उष्ण वाला क्षेत्र होता है, लेकिन 25 डिग्री भी लगभग उसी के आसपास है, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक, इतना लिख लिए, आगे चलें। चलिए, तापमान अगर बात करें तो लगभग तापमान 25 से 35 डिग्री मान लीजिए, इसी के मध्य रहना चाहिए, ठीक है, और रहता भी है। मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो लगभग इसी के मध्य रहता ही है, नहीं तो मरुस्थलीय क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 40 तक पहुंचता है। तो औसत हम बात करें तो औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, मतलब औसत है, इसी के मध्य रहेगा। अगर मतलब बिलोंग करेगा तो इसी के मध्य करेगा, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो होता भी है, समान रूप से ये होता है, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। ठीक, तो इतना समझ में आप लोगों को आया, आगे चले ना। ठीक, मतलब अभी हम देखिए मैंग्रोव वन तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब बड़ा मतलब ठीक ठाक टॉपिक है, ठीक है, अगर इसको बताया जाएगा तो 2 घंटे तक लग सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह तो बहुत बड़ा है, उससे हम लोग देखेंगे। पर्यावरण टॉपिक में तो ये आएगा ही, ठीक है। यहाँ तो हम वन के बारे में देख रहे हैं तो सामान्य रूप से देख लेते हैं, ठीक है। ठीक, अब कौन सा चौथा 5 या जो भी हो आप लिख लीजिएगा। अब देखिए इसका कहाँ कहाँ हम लोग बताए थे, ये मुख्य रूप से डेल्टाई वाले क्षेत्र में। तो कौन, गोदावरी, गोदावरी यहाँ से बहती है, ठीक है, गोदावरी डेल्टा, और यहाँ कृष्णा नदी बहती है। ये कहाँ बहती है गोदावरी, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, ठीक है। गोदावरी यहाँ से बहती है, यहाँ पास डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश में। ये भी कृष्णा नदी भी आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है। तो कृष्णा डेल्टा, कावेरी कर्नाटक से ये निकलती है, कावेरी डेल्टा, गंगा, गंगा डेल्टा का मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, दोनों तो सम्मिलित है ना। तो गंगा, आप दोनों साथ ही लिख लीजिए, गंगा व ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है। तो कावेरी डेल्टा हो गया, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है, गोदावरी कृष्णा महानदी डेल्टा, ये सभी डेल्टा वाले क्षेत्र में ये मुख्य रूप से पाया जाएगा। महानदी डेल्टा, डेल्टा वाले क्षेत्र में ये वनस्पतियां पाई जाती हैं, लिख लीजिए। गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी डेल्टा वाले क्षेत्र में ये वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। डेल्टा क्या होता है आप लोग समझ रहे हैं ना। नदियां क्या होती हैं, अपने साथ अवसादों को बाहर कर लाती हैं। जब उनकी गति तट तक आते आते, किनारे तक आते जाते, मुहाने तक आते आते क्या होता है, उनकी गति बहुत मंद हो जाती है, जिस कारण जो अपने अवसाद लाए होते हैं उसको छोड़ देते हैं। अवसाद का मतलब छोटे छोटे पत्थर, बालू, मिट्टी, ये सभी को, ठीक है, ये सभी सम्मिलित है उसमें। तो लाकर क्या होते हैं, अपने मुहाने पर छोड़ते जाते हैं, जिस कारण क्या होता है, वहां पास नदियां वितरित हो जाती हैं कई भागों में, ठीक है। एक ही नदी की धारा कई भागों में वितरित होती है, और बीच बीच वाला क्षेत्र क्या होता है, उठा हुआ हो जाता है, जिसे डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो डेल्टा उल्टा के बारे में हम लोग तो वहां देखेंगे, मतलब इससे पहले नदियों में थोड़ा बहुत देख भी चुके हैं, ठीक है। तो डेल्टा वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक। ठीक, सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि अभी मतलब
भारतीय वन, देखिए जो भारतीय है राज्य वन रिपोर्ट आई है 2021 की बात करें तो उसमें ये कहा गया कि जो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया गया क्या, मैंग्रोव वन, ठीक है, लगभग 42 ठीक है 45, मतलब देखिए तो सबसे ज़्यादा लिखिए, सबसे ज़्यादा इस वन का क्षेत्रफल, इस वन का क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इन वनों का क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है तो इस वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। आगे चले, ये मतलब आप मतलब आता रहता है 2019 2021, देखिए 2019 में भी इसी तरह था, 2021 में जो रिपोर्ट आई भारतीय राज्य वन रिपोर्ट आती है, ठीक है, 2021 में ये कहा गया पश्चिम बंगाल, मतलब उसके प्रतिशत भी बताया गया, अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ठीक। भारतीय राज्य वन, ये अभी ये नॉर्मल रूप से हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, ये सब बहुत थोड़ा थोड़ा इसके बारे में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021, ठीक है, में ये बताया गया, क्या बताया गया कि जो इस वन का जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में अगर कहें तो पश्चिम बंगाल में लगभग, मतलब वो तो एक्यूरेट बताए हैं कि 42.45%, ठीक है, 42.45% कहा गया, ठीक है। और इसके बाद गुजरात इसके बाद सेकंड नंबर पर है, ठीक है। गुजरात में भी अगर आप मानेंगे तो यहाँ पास अगर देखेंगे 23.66% है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद है मतलब इंडोनेशिया में अंडमान निकोबार में, ठीक है, ये एंड के लिख दें, अंडमान निकोबार में 12.5% बताया गया कि मैंग्रोव वन का है, ठीक। और आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में बताया गया है कि लगभग 8.12%, ठीक है। तो ये लिख लीजिए आप, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। तो भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 में बताया गया, ठीक है, कि 42.45, 23.66, 12.5 का मतलब 50 है, मतलब 0 लिखे या ना लिखे, और 8.12%, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक, इतना लिख लिए, ठीक। और इसी के द्वारा बताया गया कि जो भारत 2021 की रिपोर्ट में ही बताई गई, ठीक है, 2021 की रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत में मैंग्रोव वन का जो क्षेत्रफल है वो मुख्य रूप से कितना बताया गया, 4,992 वर्ग किलोमीटर बताया गया, ठीक है। तो ये इतना क्षेत्रफल बताया गया 4,900 मतलब 92 वर्ग किलोमीटर बताया गया, ठीक है। तो भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 में ये बताया गया। हम लोग इसके बारे में अच्छे से देखेंगे, कहाँ देखेंगे, हम लोग पर्यावरण की टॉपिक में देखेंगे, मतलब इसी में है, भारतीय भूगोल में हम लोग देखेंगे, ठीक है, ठीक। तो रफ करें इसे, ठीक, इतना लिख लेंगे, ठीक है। मतलब कुल क्षेत्रफल का अगर देखें तो मैंग्रोव वन कुल क्षेत्रफल का लगभग 0.15% ही है, ठीक है। मैंग्रोव वन भारत में जितना भी क्षेत्रफल है उसका 0.1% ही है, ठीक है, कुल क्षेत्र। अगर आप लिखना चाहें तो मतलब 2021 की रिपोर्ट में कहा गया कुल क्षेत्रफल का 0.15%, 0.15%, कुल क्षेत्रफल 0.15% है, ठीक है, मतलब इसका है ज्वारी वन का, ठीक है। कुल क्षेत्रफल का 0.15% ही है, ठीक है। कुल क्षेत्रफल जितना भी है उसका 0.15% इस वन का है, ठीक है। इस वन का अगर देखा जाए क्षेत्रफल के अनुसार तो 0.15% ही है, ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया, ठीक है। आगे चलें,
जो भी पॉइंट हो, पॉइंट जो लिखते जाइएगा, ठीक है। ठीक, तो ज्वारी वन, मैंग्रोव वन इतना प्रतिशत है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। कोई परेशानी नहीं, ठीक है। इसके लिए एक राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति बनाई गई है, ठीक है, बनाई गई है। इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय बनाई गई थी 1976 में, ठीक है। तो राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति बनाई गई। इसका क्या कारण, ये क्या होता है, ये मैंग्रोव वन के विकास के लिए नए नए इसका बताते रहते हैं, ठीक है। तो संरक्षण व विकास के लिए सुझाव देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार उस समय थी, ठीक है। राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति बनाई गई है, संरक्षण व विकास के लिए सुझाव देते हैं, ठीक है, कि कैसे संरक्षित किया जाए मैंग्रोव वन का। कारण ये है कि मैंग्रोव वन कई सारे, मतलब यहाँ पास ये होता है कि जो जीव होते हैं छोटे छोटे, यहाँ पास डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में जहाँ मैंग्रोव एवं ज्वारी वन है, यहाँ पास जो जैव विविधता ये सब मतलब बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसका महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। सुनामी उनामी आती है, ठीक है, तो उसको रोकने में भी सहायक होती है, क्योंकि ये अगर तटीय भाग में है और ये ठीक ठाक है, तो क्या होते हैं वहाँ सुनामी रोकने के मतलब उसकी गति को मंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे जैव विविधता के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, ठीक, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल का इतना है, और राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति बनाई गई थी, मतलब इसके संरक्षण और विकास के लिए सुझाव देने के लिए, ठीक है, और देती भी है, और उसी के अनुसार संरक्षण और विकास होता भी है, ठीक है। संरक्षण किया जाता है उससे विकास के लिए, अलग अलग मतलब लगाए जाते हैं पेड़ भी, प्राकृतिक रूप से, जो कृत्रिम रूप से लगाए भी जाते हैं, ठीक है, ठीक। तो रफ करें, यहाँ मतलब ये जो डेल्टाई वाले क्षेत्र है, जैसे ये डेल्टा वाला ये वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, यहाँ पास बनाते हैं गोदावरी कृष्णा, ये है कावेरी वाला, और ये वाला पूरा क्षेत्र क्या हो गया, यही वाला क्षेत्र कौन सा, ज्वारी वन का, और ये पूरा ये वाला क्षेत्र इनका है ही है, मतलब ये आता है कहाँ पास, ये आता है यहाँ पास बांग्लादेश में, ठीक है, और ये है पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, ये राज्य पश्चिम बंगाल का है, ठीक है, ठीक। तो राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति इतना समझ गए, ठीक। आगे चले, चलिए, ठीक है। तो ज्वारी वन में इतना काफी है, ठीक है, और हम लोग बाद में देख लेंगे वहां पास, ठीक है। तो मैंग्रोव वन में इतना काफी, मतलब ऐसा कई सारी चीजें अभी इसमें, जैसे मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर हो गया, ये में बनाया गया, ठीक है। मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर एक मुख्य रूप से संघ के रूप में, संगठन के रूप में, इसमें कई सारे देश सम्मिलित है, ठीक है, 11-12 देश इसमें सम्मिलित है, और साथ ही साथ IUCN भी इसमें सम्मिलित हो गया है, मतलब वो सहयोग करता रहता है, UNDP भी मतलब सहयोग करता रहता है, ये सब हम वहीं देख लेंगे, ठीक है, ठीक है। इसमें आप एक पॉइंट अगर बस लिखना हो तो केवल लिख लीजिए, और हम सब वहीं देखेंगे, ठीक है। MFF, जिसे मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर, ठीक है, फॉर द फ्यूचर, ठीक है, ये सब मिलकर ये मतलब इसमें पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, यहाँ पास मालदीव हो गया, सेशल्स हो गया, ये सभी देश इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। ये सभी देश आपस में मिलकर ये करते हैं कि मैंग्रोव वन को सुरक्षित रखा जाएगा, कैसे मतलब आपस में सहयोग किया जाएगा, ठीक है। UCN भी हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल, मतलब ये भी कहते हैं इंटरनेशनल जो है, हम लोग लिख देते हैं इंटरनेशनल कंजर्वेशन फॉर द कंजर्वेशन, ठीक है, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, संघ कह सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन ये भी है, जो मतलब नेचर के लिए है, प्रकृति के लिए, चलो, और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो ये भी मतलब सहयोग करता है, UNDP भी इसमें मतलब ये हो गया कि सहयोग करेगा, तो मतलब कर ही रहा है, ठीक है। और पहले तो इसमें 6 ही देश थे, अब धीरे धीरे इसमें बढ़ गए, ठीक है। तो ये सभी देश लगभग सम्मिलित है, भारत तो सम्मिलित है ही है, भारत तो
इसमें अगर कुछ देश का नाम लिखना चाहें तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, और आप देखेंगे म्यांमार, म्यांमार, और उसी के थाईलैंड, कंबोडिया, कंबोडिया हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, वियतनाम, वियतनाम, ठीक, और इधर श्रीलंका भी है, शामिल है इसमें, श्रीलंका, ठीक है, सेशल्स, मालदीव, 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 ठीक है, सेशल्स, ठीक है। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, मालदीव और सेशल्स, ये सभी सम्मिलित है, ठीक है, मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर, मतलब उसको सुरक्षित रखने के लिए। इसके बारे में हम लोग मैंग्रोव वन के बारे में हम लोग वहीं पास अच्छे से देखेंगे, मतलब अच्छे से का मतलब ये नॉर्मल रूप से है, इसके बारे में हम पूरे जितने भी अभी देखिए COP27 हुआ, ठीक है, मिस्र में, ठीक है, शर्म एल शेख में, वहाँ पास भी कई सारे मतलब एक मिलकर किया गया, जैसे जिसमें UAE भी सम्मिलित है, ठीक है, स्पेन भी सम्मिलित है, ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित है, जापान भी सम्मिलित है, भारत भी सम्मिलित है, तो कई सारे लोग मिलकर ये क्या कर रहे हैं, जापान ये सभी लोग उसमें सम्मिलित है, ठीक, तो इंडोनेशिया भी सम्मिलित है, ये सब लोग मिलकर क्या हुआ, ये मैंग्रोव वन को सुरक्षित रखने का मतलब उसके विकास के लिए, सुरक्षित रखने के लिए मतलब प्रयास करेंगे, जो भी आपस में सहयोग करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम वहीं देख लेंगे, मतलब जब पर्यावरण वाला टॉपिक देखेंगे तो वहीं देखेंगे, ठीक ठीक। तो इतना ही था, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक। तो जो MF है, मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर है, इसको मतलब UNDP और इंटरनेशनल जो ये है, इंटरनेशनल नेशन, ठीक है, इंटरनेशनल नेशन है, इंटरनेशनल नेशन फॉर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये मिलकर मतलब ये भी सहयोग कर रहा है, और UNDP ये इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे INCO, ठीक, तो ये कार्य कर ही रहे हैं, ठीक है, ये सहयोग कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग वहीं अच्छे से और देख लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा, और हम लोग मिलेंगे कल, ठीक, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक। तो आप इससे पहले वाले वीडियो भी देख लीजिएगा, इसको भी देखिएगा, ठीक है। इसके बाद अब एक और वन बचा है जिसे कहते हैं पर्वतीय वन, ठीक है, पर्वतीय वन को हम थोड़ा सा देख के फिर उसको समाप्त कर देंगे, ठीक, चलिए, तो ओके, ठीक है, चलिए।